Hello everyone, how are you all? Welcome back to the Son of Debates. And in this video, we are studying the modern period of English literature. लास्ट की वीडियोस के अंदर हमने जितने भी टॉपिक्स थे उनको कवर किया. अभी दो टॉपिक बचे हुए हैं, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न. सो विल सी व्हाट ऑल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर यू. ये वीडियो मैं दो पार्ट में कवर करूंगी. एक पार्ट के अंदर हम मॉडर्न पीरियड को समझेंगे और दूसरे में मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड राइटर्स और उनकी राइटिंग्स को देखेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले देखेंगे इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है. अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है और आप उस बात पे सोच सकते हो कि इसका पर्टिकुलर टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है. तो हमने लास्ट देखा था विक्टोरियन एरा, जो कि क्वीन विक्टोरिया के टाइम पीरियड का था, जो जब 1901 में वो चली गई थी तब तक वो उनका एरा रहता है. उसके बाद जो एज आता है उसको हम उस पर्टिकुलर जो किंग था उसके नाम से नहीं जानते, बल्कि हम उसे मॉडर्न एज के अंदर काउंट करते हैं. अब इसके पीछे दो रीजन है. देखो, आप हिस्ट्री को भी आपको लिटरेचर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एज मैंने बताया था, वो एज जो होती है वो उस टाइम पीरियड में जो किंग या क्वीन होती है उस एम्परर या एम्प्रेस के टाइम पीरियड का जो सिनेरियो होता है उसी पर बेस्ड उस टाइम का कल्चर, उस टाइम का आर्ट स्टाइल, उन सब पर बेस्ड राइटर्स राइटिंग लिखते हैं. तो उसी को हम एक पीरियड के अंदर काउंट कर लेते हैं. तो यहाँ पर हम मॉडर्न एज की बात करेंगे जो कि 1901 से स्टार्ट हो जाती है, जहां विक्टोरियन एरा खत्म होता है. अब ऐसा नहीं होता है कि सेम ईयर या फिर एक दो साल के अंदर ही सडन चेंज होता है. ये एक स्लो चेंजेस होते हैं, धीरे 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 नई चीज आ जाती है. तो 1901 से मॉडर्न एज स्टार्ट होती है और ये इन पर्टिकुलर हम देखें तो 1945 तक, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो 1960 के तक भी रहता है. और 1960s टू 70s के बीच में बहुत ज्यादा पीक पर मॉडर्न एरा पहुंच जाता है. तो वहां से हम पोस्ट मॉडर्न एरा को काउंट करते हैं, जो कि अभी तक चल रहा है. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि मॉडर्न एरा स्टार्ट कहाँ से होता है. 20th सेंचुरी से. ओके, बिगिंस विद द 20th सेंचुरी. जैसे 20वीं शताब्दी शुरू होती है वहीं से मॉडर्न एज भी शुरू हो जाती है, या फिर आप इसको अर्ली 20th सेंचुरी भी बोल सकते हो. सो द एंड ऑफ द विक्टोरियन एरा इज द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एज. जहां विक्टोरियन एरा खत्म हुआ वहीं मॉडर्न एज शुरू हो जाती. ओके, अब एक और चीज देखने की कि जो मॉडर्न एज है उसके अंदर, जैसा हमने कहा कि विक्टोरियन एज के अंदर विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया थी. वहां पर जो ब्रिटिश की जो क्वीन थी, एम्प्रेस थी, वो क्वीन विक्टोरिया थी. यहाँ पर जब मॉडर्न एज 1901 में स्टार्ट होता है, तो 1901 से लेके 1910 तक ये जो किंग एडवर्ड है, ओके, किंग एडवर्ड अल्बर्ट, ये बेसिकली आप कहोगे एडवर्ड सेवेंथ है. ठीक है, ये क्वीन विक्टोरिया का एल्डेस्ट सन कहोगे, वैसे ये सेकंड है, बट अकॉर्डिंग टू द रेन ये फर्स्ट लाइक एल्डेस्ट है, क्योंकि इससे बड़ा वाला जो था वो नहीं था. तो इनको किंग बनाया गया और ये सिर्फ 10 years तक ऑलमोस्ट इन्होंने राज किया. लेकिन ये जो एरा है, लाइक इनका जो पीरियड है, एडवर्डियन पीरियड का जो इफेक्ट है वो 1914 तक रहा. जब 1914 में वर्ल्ड वॉर होता है तब तक. ठीक है, तो 1910 में इनकी डेथ हो गई थी और 1910 में ही जॉर्ज फिफ्थ, ओके, जॉर्ज फिफ्थ जो है ये एडवर्ड के सन है और विक्टोरिया के ग्रैंडसन. तो ये एज अ किंग रूल करते हैं और उसे हम जॉर्जियन पीरियड कहते हैं. तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे एडवर्ड सेवन है और जॉर्ज फिफ्थ है, जिनके टाइम पीरियड को भी हम मॉडर्न एज में काउंट करते हैं. आप देखोगे यदि आपको यदि इंडियन हिस्ट्री से आप इसको कनेक्ट करें तो आपको पता है कि 1901, इंडियन हिस्ट्री में भी आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो कि 1901 जो है वो एरा 1945 तक आपने देखा होगा कि इंडिपेंडेंस के लिए जो वॉर होता है वो सब चल रहा होता है उस टाइम में हिस्ट्री में. तो आप देखोगे कि ब्रिटिश रूलर्स हैं ये, और ब्रिटिश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो उस टाइम कैसा चल रहा था. ओके, तो 1900 टू 1 टू 10 और 1910 टू 1936 ये जो एरा था, ये जहां पर किंग रूल कर रहे थे, बहुत सारी चीजें बदल गई थी. क्या बदला था वो हम आगे स्टडी करेंगे. इसके अलावा
दो बड़ी चीजें, दो बड़े इवेंट आप कहोगे या फिर दो बड़ी घटनाएं ऐसी हुई जिसकी वजह से जो मॉडर्न एज के राइटर्स हैं या जो लिटरेरी वर्क है वो विक्टोरियन एज से बिल्कुल अलग है। पहला, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। आपको पता है वर्ल्ड वॉर, जो कि पहला वर्ल्ड वॉर, बहुत ही बड़ा, ऐसी कुछ चीजें जो हिस्ट्री में कभी हुई नहीं हो, एक तो वो, और फिर उसके कुछ सालों बाद ही वर्ल्ड वॉर टू। तो ये दो चीजें इतने ज्यादा इफेक्ट करती है लिटरेचर को कि जो लिटरेचर लिखने का जो स्टाइल है राइटर्स का, वो बिल्कुल बदल जाता है। ओके, तो किस तरह से बदल जाता है, ये तो था रीजन की व्हाई द सडन चेंजेस देयर। नाउ विल सी लाइक व्हाट चेंजेस आर देयर एक्चुअली। तो मॉडर्न एज के अंदर हम पहले एक सिंपल सी बात करते हैं कि ये जो वर्ड है वो जो विलियम शेक्सपियर है उन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि उनका इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है, उसी की वजह से इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लिटरेचर, यदि हम बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है मॉडर्न लिटरेचर की, वो क्या है कि ये जो हमने अब से पहले विक्टोरियन एरा में देखा था उसके जस्ट अपोजिट, किसमें, जनरल एटीट्यूड टू लाइफ, लाइफ के लिए लोगों का सोच जो है ना इस टाइम पीरियड तक आकर बिल्कुल बदल गई थी। तो उस वो एक बड़ा चेंज है जो लिटरेरी स्टाइल में डिफरेंस लाता है विक्टोरियन से मॉडर्न में। एंड इट्स प्रॉब्लम अडॉप्टेड बाय द विक्टोरियन राइटर्स एंड द पब्लिक विच मे बी टर्म विक्टोरियन। इससे पहले जो विक्टोरियन एज के लोग थे उनका लाइफ के बारे में सोचना और इन लोगों का लाइफ के बारे में सोचना बिल्कुल एक दूसरे से अलग था। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि विक्टोरियन एरा जो था वो डिफरेंट था। ऑल्दो डार्विन और ये सब वहां पर थे और थोड़ा सा रोमांटिक से विक्टोरियन ऑलरेडी ही थोड़ा सा स्मार्ट कह सकते हो आप, या फिर थोड़ा सा अलग था। लेकिन मॉडर्न आते आते क्या हुआ, एक तो हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ। ओके, तो उसकी वजह से लोगों के दिमाग चेंज हो गए, लाइक उनको इंसानों के लिए जो है उनके फ्यूचर को लेके थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हुई कि ये क्या हो रहा है, लाइक लाइफ का कोई भरोसा भरोसा ही नहीं है, मतलब ऐसी कुछ सोच उनके दिमाग में आने लगी है ना कि इंसानों का क्या होगा, लाइक व्हाट इट इज। जब जैसे वर्ल्ड वॉर हुए, वर्ल्ड वॉर वन और टू हुए, तो बहुत सारे आपने देखा कि इतने सारे लोग मरे एंड ऑल, तो इससे थोड़ा सा उनका जो चेंज है, उनका जो माइंड थॉट है वो चेंज हो गया। दूसरा, टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, तो टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ, क्योंकि इतनी ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ चुकी जहां वो ये देखने लगे कि इंसानों का क्या होगा, है ना। तो एक तरह से इनकी जो सोच है ना वो बिल्कुल ही चेंज हो चुकी थी इन दिस एज। ओके, देन उनको लगा, यानी वो ये मानने लगे विक्टोरियन सॉरी मॉडर्न एज के जो राइटर्स हैं वो, दैट द ट्रुथ रिवील्ड इन द बाइबल एंड एक्सेप्टेड द न्यू साइंटिफिक थ्योरीज एज propounded by Darwin and others। ओके, वन साइड उनको जो बाइबल में ट्रुथ था उसको भी एक्सेप्ट कर रहे थे, और जो साइंटिफिक थ्योरीज थी जैसे कि डार्विन ने दी थी, या फिर साइकोलॉजिकल थ्योरी जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड ने दी, उनको भी वो कोरिलेट कर रहे थे। लेकिन साथ में ही जो 20th सेंचुरी था, यानी कि जो मॉडर्न एरा था जिसमें टेक्नोलॉजी थी, द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, है ना, आपने पढ़ा होगा यदि। ओके, तो वो सब जो कि सब उनके सामने क्लियर था। ओके, तो उनको भी उन्होंने ग्रांटेड नहीं लिया। दे क्वेश्चन एवरीथिंग, हर चीज पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया कि ऐसा है तो क्यों है। ओके, विक्टोरियन एरा में आपने देखा कि उन्होंने दे वर ऑल्सो डिफरेंट, कि डार्विन की थ्योरी में और इन सब में उन्होंने भी क्वेश्चनिंग की। बट यहाँ मॉडर्न एज तक आते आते ये जो राइटर्स थे मॉडर्न एज के, उन्होंने बाइबल को भी पढ़ा, उन्होंने साइंटिफिक थ्योरीज को भी पढ़ा, और उसके बाद भी कोई चीज उनके माइंड में क्लियर नहीं है तो दे क्वेश्चन देम, है ना। तो लॉजिकल चीजें ज्यादा होने लगी। ओके, तो अब पोइट्री की आपने बात कही होगी, जब आपने हमने पहले पढ़ा था कि पोइट्री तो वो होता है जो आपकी इमेजिनेशन में होता है। ओके, लेकिन यहाँ आते आते आपने क्या देखा कि दे वर मोर इनटू रियलिटी, है ना, कि क्या एक्चुअल है। इसके बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वन बाय वन यदि हम टॉपिक्स में बात करें या फिर पॉइंट्स में बात करें, तो राइज ऑफ नेशन स्टेट, है ना, नेशन स्टेट हो जाना यानी कि राष्ट्र। ओके, तो वैसी चीजें लोगों में आने लगी। टॉलरेंस, ग्रोथ ऑफ टॉलरेंस एज अ पॉलिटिकल एंड सोशल बिलीफ,
इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसा कि बताया वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 और ये सारा टाइम एरा जो है उस टाइम में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, जिसकी वजह से आपने देखा द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर वाज देयर। राइज ऑफ मर्केंटाइलिज्म एंड कैपिटलिज्म, ठीक है, पूंजीवादी लोगों का और इनका आना। डिस्कवरी एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है, एक तरह से कॉलोनाइजेशन आपने देखा, जैसे बहुत सारी कॉलोनीज थी, ठीक है। राइज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यू कैन सी डेमोक्रेसी, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा, ये वाली चीजें भी मॉडर्न एज तक आ चुकी थी। और साइंस और टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ जाने की वजह से सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो किसका था, मॉडर्न एज का था। कि मॉडर्न मॉडर्न एज आप किसको कहोगे, इसको आप प्रेजेंट से थोड़ा रिलेट कर सकते हो, बट क्यों ये चीजें उन लोगों के लिए नहीं थी, बिकॉज विक्टोरियन से सडन दे केम इनटू द मॉडर्न पीरियड। ओके, तो उन्होंने पहली बार देखा कि यहाँ पर बहुत कुछ बदल चुका है, और जो राइटिंग थी वो भी उसी वे में बदल गई थी। अब हम जब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की या फिर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वैसे तो फॉर सेकंड ग्रेड आई थिंक सिर्फ उन कैरेक्टरिस्टिक्स को यदि आप वर्ड्स में या टर्म्स में समझ लेते हो तो काफी है, लेकिन फिर भी फॉर लॉन्ग लास्टिंग आप इसको समझ लीजिए। जैसे कि इंडिविजुअलिज्म, तो इंडिविजुअल वर्ड से बनता है इंडिविजुअलिज्म। द इंडिविजुअल इज मोर इंटरेस्टिंग देन सोसाइटी, मीन्स लोग अपने आप में ज्यादा खुश थे या सोसाइटी से ज्यादा इंडिविजुअल आइडेंटिटी में बिलीव करते थे। स्पेशली मॉडर्निस्ट राइटर्स वर फैसिनेटेड विद हाउ द इंडिविजुअल अडेप्टेड टू द चेंजिंग वर्ल्ड। वो किसकी तरफ ज्यादा, जो मॉडर्न राइटर्स थे, दे वर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पीपल, लाइक मतलब अट्रैक्टेड इन द सेंसेस, उनकी राइटिंग में वो ये चीज लिखते थे कैसे एक इंसान इस चेंजिंग वर्ल्ड में अडेप्ट कर रहा है, यानी कि रहना सीख रहा है। In some cases, the individual triumphed over obstacles. For the most part, modernist literature featured characters who just kept their heads above water, है ना, जो बच गया उसको फीचर करते थे ये, ठीक है, कि कैसे किसी ने अपने आप को सर्वाइव किया इस तरह के सिचुएशन में। राइटर्स प्रेजेंटेड द वर्ल्ड और सोसाइटी एज अ चैलेंज, और उन्होंने इस दुनिया को एक चैलेंज बताया, okay, to the integrity of their characters. Ernest Hemingway is especially remembered for vivid character who accepted their circumstances at face value and preserved, ठीक है। तो more importantly you can see individuals कहता है कि इस टाइम का जो राइटर्स थे उन्होंने सोसाइटी को नहीं बल्कि इंडिविजुअल पर्सनालिटी पर फोकस किया। यदि कोई बच गया है या इस सोसाइटी में अडेप्ट कर पा रहा है इस संसार में, तो उसको इन्होंने फोकस किया। ओके, then the next characteristics is experimentation. Modernist writers broke free of old forms and techniques, ठीक है, तो पुराने तरीके और जो फॉर्म्स थे उनको उन्होंने चेंज कर दिया। They abandoned traditional rhyme schemes, ठीक है, जो पुरानी राइम स्कीम्स थी उनको उन्होंने ब्रेक किया, एंड wrote in free verse, और फ्री वर्स में लिखना शुरू किया, ठीक है। Novelists did all expectations. Writers mix images from the past with modern languages and themes, creating a collage of styles. different styles का collage बना दिया इन लोगों ने, ठीक है, modern writers ने। The inner workings of consciousness were common subject for modernists, है ना। inner working of consciousness यानी कि stream of consciousness आपने पढ़ा कि इससे पहले क्या होता था, एक शुरुआत होती थी, एक अंत होता था, ठीक है, स्टार्ट और एंड होता था। लेकिन इन्होंने जो स्टाइल अपनाई थी वो थी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें जैसे मैंने बात की थी कि जैसे थॉट्स कॉन्शियस माइंड में आते रहते हैं, जिसका कोई शुरुआत और अंत नहीं होती, वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी एक टॉपिक कभी दूसरे टॉपिक पे। उस तरह की राइटिंग स्टाइल पे वर्क किया, ना कि पुराना तरीका जिसमें एक स्टार्ट और एंड होता था। This preoccupation led to a form of narration called stream of consciousness, where the point of view of the novel meanders in a pattern resembling human thought. ठीक है, authors James Joyce and Virginia Woolf, ठीक है, T.S. Eliot and Ezra Pound, they were all known for their experimental modernist work. ठीक है, तो मतलब एक्सपेरिमेंटल इन द सेंस जो पैटर्न सेट पैटर्न को छोड़कर इन्होंने अपने स्टाइल में लिखना शुरू किया। ओके, देन वी हैव absurdity. Is the period of two world wars, World War 1 and 2. उसकी वजह से क्या हुआ,
राइटर्स अफेक्ट हो गए, उनकी राइटिंग अफेक्ट हो गई। सेवरल ग्रेट इंग्लिश पोइट्स डाइड, बहुत जो अच्छे इंग्लिश पोइट्स थे वो लोग मर गए। एंड और वर वाउंडेड इन वर्ल्ड वॉर वन। एट द सेम टाइम ग्लोबल कैपिटलिज्म वाज रिकॉग्नाइज्ड, वर रिकॉग्नाइजिंग society at every level. For many writers, the world was becoming a more absurd place every day. ठीक है, more absurd place मतलब जहां रहना is not fixed, है ना, absurd place थी वर्ल्ड, दुनिया की, पता नहीं कल को क्या होने वाला हो, some everything is mysterious, उनको नहीं पता what is going to happen। तो ऐसा उन्होंने इस चीज को, इस थीम को उन्होंने अपनी राइटिंग में यूज किया। द मिस्टीरियसनेस ऑफ लाइफ वाज बीइंग लॉस्ट इन द रश ऑफ डेली लाइफ। रोजमर्रा की लाइफ में एक्चुअली लाइफ क्या है उसको लोग खो चुके थे, भूल चुके थे। और द सेंसलेस वायलेंस ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड was yet more evidence that humanity had lost its way। इंसानियत खत्म हो चुकी है। तो वो चीजें वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो पोइट्स थे उन्होंने देखा और अपने स्टाइल में अब्सर्डिटी को उन्होंने इंक्लूड किया। ओके, देन वी हैव वी कॉल इट सिंबलिज्म। सिंबलिज्म क्या स्टाइल है, आई मीन ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है कि जो मॉडर्निस्ट राइटर्स थे, दे इन्फ्यूज ऑब्जेक्ट्स, पीपल, प्लेसेस एंड इवेंट्स विद सिग्निफिकेंट मीनिंग्स। जो कुछ भी उन्होंने अपनी राइटिंग में यूज किया, ओके, दे वर हैविंग सम मीनिंग। They imagine the reality with multiple layers, many of them hidden or in a sort of code. The idea of a poem as a riddle to be cracked had its beginning in the modernist period. जो पोएम का आइडिया था वो किस तरह का हुआ, रिडल की तरह, है ना, किसी पहेली की तरह कि इसको सुलझाओ वो क्या कह रहा है, मतलब आप कह सकते हो कि इनडायरेक्ट फॉर्म में। Symbolism was not a new concept in literature, but the modernist particular use of symbols was an innovation. इस वैसे एक तरह से ये इनोवेशन भी है, लेकिन पहले भी सिंबलिज्म जो है वो लिटरेचर में यूज किया जाता था। दे लेफ्ट मच मोर टू द रीडर इमेजिनेशन, कि रीडर क्या इमेजिन करता है, लाइक व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। कोई भी कविता है उसको पढ़ने वाला किस वे में लेके जाता है, मतलब डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता था, ये रीडर पे डिपेंड करता था कि रीडर उसका मीनिंग किस वे में ले रहा है। ओके, लीडिंग टू ओपन एंडेड नरेटिव्स विद मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस। Okay, James Joyce के लिस्ट incorporates distinctive open-ended symbols in each chapter। ठीक है, तो सिंबलिज्म इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि मॉडर्निज्म में आप इसको काउंट करते हो। देन कम्स फॉर्मलिज्म। फॉर्मलिज्म कहता है कि राइटर्स जो है मॉडर्निस्ट पीरियड के, दे सॉ लिटरेचर मोर एज अ क्राफ्ट देन अ टावरिंग ऑफ क्रिएटिविटी। तो उन्होंने क्या किया कि आर्ट में कह सकते हो कि आर्ट में डिफरेंस किया, आर्ट और रियलिटी में, आर्ट और कल्चर में डिफरेंस बताया। ओके, दे बिलीव दैट पोएम्स एंड नॉवेल्स वर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्मॉलर पार्ट्स इंस्टेड ऑफ द ऑर्गेनिक इंटरनल प्रोसेस दैट अर्लियर जनरेशन हैज डिस्क्राइब्ड। तो उन्होंने क्या कहा है कि जो पोएम होती है, नॉवल वो है, इट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम छोटे छोटे टुकड़ों से बनती है ये। The idea of literature as crafted the modernist desire for creativity and originality. Modernist poetry often includes foreign languages, dense vocabulary, and invented words. नए words. Okay. The poet, that is Cummings, abandoned all structure and spread his words all across the page. ठीक है, तो उसने जो भी इनोवेटिव वर्ड्स होते थे उनको वो फॉर्मलाइज करते थे राइटर्स और अपनी राइटिंग में लिखते थे। तो दिस इज, यू डोंट नीड टू गो वेरी डीप, सिंपली आपको ये वर्ड समझ में आने चाहिए ताकि आप एग्जाम में इनको याद कर सको, यानी रटने की जरूरत ना पड़े आपको। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी मॉडर्निज्म की, या फिर आप कह सकते हैं मॉडर्न एज की। अब हम आगे की वीडियो के अंदर देखेंगे कि इस टाइम के राइटर्स कौन थे, नॉवलिस्ट कौन थे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पोएट्स, पोएम राइटिंग, ये सब हम एक वीडियो के अंदर देखेंगे जिनको आपको देखना है। और वहीं से हमारा मॉडर्न एज खत्म होता है और उसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट। गुड बाय।